नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। क्या हंदवाड़ा के बदले से इमरान खान डर गए हैं? सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के पास लगातार उड़ान भर रहे हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। उसके F-16, JF-17 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा रेखा के नजदीक लगातार उड़ान भर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। हंदवाड़ा में आतंकवादियों की मुठभेड़ में 2 अफसर और 3 जवान शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा के इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया था। सूत्रों का कहना है कि भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि भारत बालाकोट जैसा ऑपरेशन दोबारा ना करे। इस डर से उसने भारत से सटी अपनी सीमा पर अपने F-16, JF-17 और मिराज 3 लड़ाकू विमान की गश्त तेज कर दी है। सूत्रों का कहना है कि भारत पाकिस्तान की इस हरकत पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों पर भारत अवॉक सिस्टम के जरिए लगातार नजर रख रहा है। पाकिस्तान कोरोना की महामारी के बावजूद लगातार सीमा पर फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को भी उसने इस मुश्किल वक्त में बढ़ावा दिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि हंदवाड़ा हमले पर भारत के आक्रामक रुख के बाद से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना यह है कि भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गतिविधि बढ़ी हुई है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस से अभय दुबे, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अमित पांडे हैं दिल्ली से, और दिल्ली से ही हैं संदीप बोल। मैं सभी मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं संदीप बोल के पास चलती हूँ। संदीप, जो ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान वायुसेना की तरफ से गतिविधि बढ़ाई गई है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये सीधे तौर पर एक डर है और एक चोरी को कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाती रही है कि यहाँ पे जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी वो कभी नहीं लेता है। ऐसे में जब पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने जाके बालाकोट में घुस के जो है उनके सारे जितने भी आतंकी शिविर थे उनको खत्म किया था, उसके बाद पाकिस्तान हमेशा से ही इस बात को लेकर डरा रहता है कि कहीं कोई ऐसी आतंकवादी घटना का जो जवाब जो है भारत फिर दोबारा से उसी तरीके से ना दे दे। जसप्रीत, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये बालाकोट का अटैक हुआ था उसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान ने अपने रडार सिस्टम जो है उसको बेहतर करने ही शुरू कर दिए थे। गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसी जगह पे जहां पे कि पाकिस्तान के कोई भी पोस्ट नहीं होती थी, ज्यादातर खासतौर पे कि एयरफोर्स की सर्विलांस पोस्ट, वहां पर भी उन्होंने रडार सिस्टम लगाए थे, चाइनीज से बने हुए रडार सिस्टम लगाए थे। और अब फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो LOC के आसपास जो है बहुत ज्यादा फ्लाई जो है पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। तो पाकिस्तान ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है, भारत से डर गया है पाकिस्तान, इसको ऐसे देखा जाएगा। हम चलते हैं कर्नल दानवीर सिंह के पास। सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस नाजुक वक्त में, इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या जो हमने हंदवाड़ा का बदला लिया था, रियाज नाइकू का मारा जाना, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? देखिए, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं बालाकोट जैसी कार्रवाई या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई ना हो जाए। उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुस्तैदी काफी बढ़ी हुई है और हवा में भी वो काफी बेचैन है और उसने अपनी हवाई गश्त बढ़ा रखी है। अगर आपको याद हो, इमरान खान ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के चलते बहाना ढूंढकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये मेरे ख्याल से हंदवाड़ा के एक्शन से पहले था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज का अंदेशा था कि वो जो कार्रवाई करने जा रहा है उससे हिंदुस्तान एक्शन में आ जाएगा और कुछ उस प्रकार की कार्रवाई कर देगा जो उसने पहले करी थी। अब बालाकोट की बातें बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान ने जो अचीवमेंट किया था बालाकोट का, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो यही रहा है जो अभी आप देख रहे हैं। दुश्मन डरा हुआ है, बिल्कुल, दुश्मन घबराया हुआ है, दुश्मन हल्की सी आहट पर अपने हजारों रुपए खर्च करने को तैयार है, करोड़ों रुपए,
जहां पर वो उसके पास पैसा नहीं है महामारी से लड़ने के लिए, वो अब F-16 और JF-17 की पेट्रोलिंग में करोड़ों रुपए बिल्कुल, खर्च इसमें करने वो को पैसे तैयार खर्च है। कर रहा है। बहुत ये अहम खौफ बात है। आपने कही है। हम विजय सोनकर शास्त्री के पास चलते हैं। विजय जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है। इस नाजुक समय में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दवाई बांट रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आतंक बांट रहा है। देखिए जसप्रीत जी, वास्तव में ये पाकिस्तान का नापाक चेहरा है जो आज न केवल भारत बल्कि दुनिया भी देख सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की बदहाली है उसमें भी पाकिस्तान आतंक का कारोबार जिस तरह से कर रहा है और जिस तरह से वो आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। उनके जितने भी आतंकवादी भारत की सीमा में कदम भी रख रहे हैं तो उनकी लाशें चिथड़े होकर के दुनिया को देखने को मिल रही हैं। लेकिन फिर भी यही पाकिस्तान की नियति है, यही पाकिस्तान का स्वरूप है जो शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है। वहां पर वहां के ना मिलिट्री ऑफिसर्स सही है, ईमानदार है, ना वहां के नेता ईमानदार है, बल्कि हकीकत तो यह है कि वहां की जनता भी ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त कर रही है। इसका मतलब कि वहां की जनता की भी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर भारी अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ शादी विवाह निजाम इमरान खान अपने हर ट्वीट में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घोलते हैं। अभय दुबे, हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है, हर बार भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान भय से ही प्रीत रखता है। जसप्रीत जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए 2019 में 3168 सीज फायर के वायलेशन हुए रिकॉर्ड पर, और इस बार भी मार्च में 411 सीज फायर के वायलेशन, जबकि लास्ट ईयर वो 267 थे। तो ये जब भी इन्फिल्ट्रेशन कराना होता है इनको, तो ये ऐसी कोशिशें करते हैं कि सीज फायर वायलेशन करे और इन्फिल्ट्रेशन हो। लेकिन भारत न सिर्फ उसको सीमा के पार जाकर सबक सिखाने की क्षमता रखता है, हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने भी ये मामला भारत की सरकार रख रही है ताकि सैक्शंस उस पर लग सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हम उसको एक्सपोज कर सकें हर तरीके से। हम बहुत कैपेबल हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा पाकिस्तान को नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पूरी तरह हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इतनी क्षमता और शक्ति हिंदुस्तान की है, ये पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। इस एरियल एक्सरसाइज से कुछ नहीं है, ये प्रदर्शित करता है कि वो कितना डरा हुआ है। भारत के भविष्य में एक्शन लेने के दृष्टिगत वो बहुत डरा हुआ है, और जो आतंकी घटना अभी हंदवाड़ा में हुई है या कैरन सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन के साथ जो हुआ है, हम लोग उसको हर स्तर पर कैपेबल है निपटने के लिए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में तो हम बहुत मजबूती से ये पक्ष अपना रखने बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कोरोना से डर नहीं है, लेकिन भारत से जरूर डर है, ये समझा जा सकता है। हमारे सहयोगी दिल्ली से अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जो पाकिस्तान ने ये गतिविधि बढ़ाई है, पाकिस्तानी वायुसेना ने F-16 जैसे लड़ाकू विमान, इसमें पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, खुद दाने दाने का मोहताज है पाकिस्तान। ऐसे में भारत की क्या रणनीति आगे रहने वाली है? देखिए, ये भारतीय जो भी एजेंसियां हैं वो लगातार हर मूवमेंट को पाकिस्तान के देख रही हैं पिछले 2-3 महीनों से, चाहे वो LOC के पार के उस पार से फायरिंग करना हो, या फिर अभी जो ये हवाई पेट्रोल की बात सामने आई है, या फिर लगातार हमारे सैन्य बलों के ऊपर हमला करना। तो हर यहाँ पर जो मूवमेंट है उनको एनालिसिस किया जा रहा है, और इसको भी जो एजेंसियां हैं, चाहे सेना है हमारी, चाहे सुरक्षा बल है, वो एक पाकिस्तान की टैक्टिक रणनीति के तहत से देख रहे हैं कि कहीं ये ध्यान भटकाने की भी तो कोशिश नहीं है, क्योंकि लगातार हमेशा यही कोशिश करता रहता है पाकिस्तान की। एक और भारतीय सेना, भारतीय एजेंसियां वहाँ पे इंगेज रहे, दूसरी ओर से वो गुट पैच कर है। तो इस एंगल से भी, इस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर भारतीय एजेंसियां इस पूरे प्रकरण को एनालिसिस कर रही हैं। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट रामेश्वर राय का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, ये सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 बहुत ही हाई प्रोफाइल टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं कश्मीर वैली के अंदर, और हमारे काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और टेररिस्ट भी मारे गए हैं। और आखिरी जो वो एक्शन था जिसमें कि रियाज नाइकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ था, वो मारा गया।
इस सब के चलते ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी हवाई क्षेत्र की जो पेट्रोलिंग है अपने एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से बढ़ा दी है और उन्होंने अपनी एयर एक्सरसाइजेज भी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। इस बीच इमरान खान की बौखलाहट उनके एक ट्वीट से भी साफ समझ में आ रही है। वो कहते हैं कि मैं दुनिया को भारत के प्रयास के बारे में सावधान कर रहा हूं कि झूठे फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का भारत का बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट किया है। विजय सोनकर शास्त्री के पास मैं जाऊंगी। सर, जो ये इमरान खान ने ट्वीट किया है, भले ही पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है लेकिन इरादे नापाक हैं और फिर से वो इस ट्वीट के जरिए दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। इन्वॉल्व रहता है और वो दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका सारा काम तो भीख मांग करके ही चलता है। वो उसको दुनिया के तमाम देश अब भीख देना भी बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसे में उसके कुछ नुमाइंदे देश हैं जहां से उसको अपेक्षाएं हैं, उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है। हकीकत ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, और जिसके पीछे ये भी एक सच्चाई है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हर नापाक कोशिशों का जोरदार जवाब देने वाला है। अब ये भारत बदला हुआ भारत है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के लीडरशिप सब कुछ बदली हुई है और अब पाकिस्तान कभी भी किसी भी अपने इरादे में सफल नहीं हो सकता है। जिस तरह से बालाकोट में घुस करके मारा गया है, ऐसे ही तमाम अभी और भी एक्शन लेने बाकी हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा की जो शहादत है, ये शहादत भारत को विवश कर रही है कि पाकिस्तान बिल्कुल, और हमने रियाज नाइकू को जैसे मारा है, कहा जा सकता है विजय जी, उसकी शुरुआत भी हुई है। कर्नल दानवीर सिंह, क्योंकि भारत जो है हर तरह से सक्षम है और पाकिस्तान से हर स्थिति में बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद पर पैसे खर्च कर रहा है और भारत अपनी रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में। लेकिन सर, जो पाकिस्तान ने अपनी आतंकी गतिविधि बढ़ाई है, जिस तरीके से कर्नल आशुतोष शर्मा का जिक्र किया गया, हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सर, तो इसमें नुकसान हमें भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है और हमारा नुकसान हमें सबसे ज्यादा लगता है। हम पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हम अपने अफसर खो रहे हैं, अपने जवान खो रहे हैं, हम अपने अहम संसाधन खो रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें इस बात का दुख है। लेकिन हमें इससे ऊपर उठना, इससे निजात पानी पड़ेगी और इससे निजात पाने के लिए हम कभी कभी ऐसे कदम उठाते हैं जो कि सही दिशा में होते हैं। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस प्रकार से हमने बालाकोट के ऊपर हमला किया, ये बिल्कुल सही दिशा में लिए गए कदम थे। जब तक हम इस समस्या को हल उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे कि बुश फायर को डील किया जाता है। अगर आप बुश फायर की बात करें तो आग जहां बीच में लगी होती है, सबसे घनी आग लगी होती है, उसको टारगेट करते हैं पानी, वाटर कैनन से, केमिकल स्प्रे से, और वहां से बंद करते हैं। लेकिन जो असफल प्रयास होते हैं, बाहर की जो किनारे होते हैं उसको पानी से बुझाना, उसको फायर बीटर से आवाज बंद करना आग को, उससे कभी आग बुझती नहीं है। कभी आग दाहिनी तरफ बुझ जाती है तो बाईं तरफ फैल जाती है, बाईं तरफ बुझ जाती है तो दाहिनी तरफ फैल जाती है। तो हमें उसके कोर पे हमला करना पड़ेगा। हमने 2 बार ऐसा किया है और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि हिंदुस्तान बहुत ही सक्षम मुल्क है, आज की तारीख में बहुत मजबूत है और वो उस कोर पे हमला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का डर जो है बेवजह नहीं है। पाकिस्तान भी समझता है कि हिंदुस्तान बदल चुका है और हिंदुस्तान के अंदर अभी फोकस जो है वो बिल्कुल अलग है और उससे ज्यादा पंगा नहीं लिया जा सकता। ये पाकिस्तान बहुत बखूबी जानता है। बिल्कुल। अभय दुबे, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। जो दानवीर सिंह ने बात कही है कि हिंदुस्तान बदल गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की हर हिमाकत का माकूल जवाब देता है और अब ये पाकिस्तान की हर हिमाकत को लेकर के भारत इंतजार नहीं करता है। लेकिन स्थिति ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम, इमरान खान ने खुद कोरोना वायरस को लेकर के हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है।
देखिए, भारत हमेशा से सक्षम रहा है। भारत ने अपना, जो हम कहते हैं कि हम पड़ोस नहीं बदल सकते, भारत ने तो पड़ोस भी बदल दिया, एक बांग्लादेश बना दिया पाकिस्तान के 2 हिस्से करके। जहां तक बात इमरान खान की है तो वो रिलेवेंट है ही नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं पाकिस्तान में। डिसाइसिव रोल सेना प्ले करती है और पाकिस्तान भली भांति जानता है। जैसे आप देखिए, बालाकोट के बाद भी ऐसी ही एरियल एक्सरसाइज पाकिस्तान ने की थी तो भारत ने F-16 उनका विमान गिरा दिया था। ये समूचे विश्व को पता है, पाकिस्तान तो भली भांति जानता है। तो ये भयाक्रांत होकर सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है। अंदर ही अंदर पाकिस्तान जानता है कि वो एक खोखला मुल्क है और उसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए इमरान खान क्या कहते हैं ये बहुत प्रासंगिक नहीं है। वहां सेना भी जानती है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही सिर्फ इसीलिए है, उनकी इन सैनिक कार्रवाइयों के कारण ही उनका एग्जिस्टेंस है। वे जानते हैं, और जितना वो पल्लवित और पुष्पित आतंकियों को करेंगे, उतना भय में पाकिस्तान को रहना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कोशिश की, भारत ने उसके पहले भी कई बार कोशिश की कि हम अच्छे रिश्ते स्थापित करें, लेकिन ये इस योग्य है ही नहीं। ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अतिवादी विचारधारा की लोग हैं, वहां सेना इसी व्यवहार की है, इसलिए हमको बहुत अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की दृढ़ इच्छा शक्ति हमेशा तैयार बिल्कुल, है। तो एक बात फिर से साबित हो जाती है, जो पाकिस्तान पाकिस्तान की गतिविधि बड़ी है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है। कर्नल दानवीर सिंह, क्योंकि भारत पहले हमला नहीं करता है, भारत की कोशिश यही रहती है, जवाब देता है भारत हमेशा, तो क्या इसको भी बदलना होगा सर? इस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल इस दिशा में विचार करना चाहिए। ये दिशा वही होनी चाहिए जो 2003 में ये दिशा थी। 2003 का वक्त मैं याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल में जम्मू से लेके और सियाचिन तक लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव रखा था, और सीज फायर वायलेशन और इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती थी, दबा के हम फायरिंग करते थे। और एक स्थिति वो आ गई थी कि जब मुशर्रफ को गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास आना पड़ा था और ये गुहार लगानी पड़ी थी कि हमें सीज फायर करना है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तब हमने वो सीज फायर किया, और वो सीज फायर कुछ दिन तो जरूर चला, लेकिन उसके बाद जैसा कि एक प्रवक्ता बता रहे थे कि कितनी बार सीज फायर का वायलेशन हो चुका है, तो बेसिकली सीज फायर तो बेमाने है। लेकिन मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वॉर ऑफ एट्रिशन, अब पता नहीं एट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो हमें कंटिन्यूअसली रखनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान के ऊपर हावी रहना पड़ेगा, और हम उस वॉर ऑफ एट्रिशन में हम सफल रहेंगे। एट्रिशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है, मिलिट्री रिसोर्सेज ज्यादा है, हमारा मॉरल स्टैंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है और नैतिक है। नैतिक जिसका पल्ला भारी होता है, उसमें एक अलग किस्म का जजबा होता है। बिल्कुल, तो ये है, हमें इसमें इस दिशा में सोचना होगा। मेरे सहयोगी संदीप बोल कुछ कहना चाहते हैं। संदीप। जसप्रीत, देखिए जिस तरीके की हालत वहां पे है, वहां की सरकार जो है, खासतौर पे इमरान खान पूरी तरीके से कोरोना से निपट नहीं पा रहे हैं। वहां की स्थिति ऐसी हो रही है, लगातार वहां पे चैनल्स में, न्यूज चैनल्स में डिबेट्स जो होती हैं, उसमें जो है सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान को जो है कहीं ना कहीं बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ऐसे में ये एक कह सकते हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स भी हो सकती है पाकिस्तान की, क्योंकि इस तरीके की जो ऑपरेशंस है, इस तरीके की अग्रेसिव फ्लाइंग ऑपरेशंस है, वो लगातार होती रहती है, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन जिस तरह से हालात वहां बन रहे हैं, दबाव लगातार इमरान खान के ऊपर आ रहा है, आर्मी जो है पूरी तरीके से जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में ले रही है, तो हो सकता है कि इस तरीके की एग्रेसिव पेट्रोलिंग करने के बाद जो है वहां पे जो मीडिया में उनको लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कोरोना को लेकर, हो सकता है वो डाइवर्ट बिल्कुल। तो संदीप बोल ने यहाँ पर काफी अहम बात कही है विजय सोनकर शास्त्री, क्योंकि खुद तो पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हैं इमरान खान, और चले हैं भारत को धमकाने, इस तरीके से गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तो ये टैक्टिक्स है क्या इमरान खान की कि एक तरह से अगर भारत के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ती है, तो वहां पर इसको लेकर के उनकी वाहवाही होगी? देखिए जसप्रीत जी, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। आप जो कह रही हैं उतने तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। पाकिस्तान की हालात इस समय एकदम से खस्ता हो चुकी है, और वहां का नेतृत्व तो अपने ही जनता के सामने नंगा हो चुका है, अक्षम करार घोषित कर दिया गया है। ऐसे में नेतृत्व की तरफ से भी अपनी साख बचाने के लिए और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल जो इस समय वातावरण बना हुआ है, उसमें भी अपने आप को
जीवित रखने के लिए या मजबूरी बस अन्य देशों की कठपुतली के रूप में काम करने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान में इस समय आतंकवाद ही एकमात्र ऐसी स्थिति बनी है जिसके माध्यम से वो कुछ पैसे कहीं से ले सकता है। और इतना ही नहीं, वो चाइना का उपनिवेश बनने के लिए भी तैयार है, यानी अपने आप को चाइना के एक उपनिवेश भी वो बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना की भी हालत वर्तमान कोरोना पीरियड में इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत खस्ता हो चुका है। तो ऐसे में कहां से उसके पास इशारे आ रहे होंगे, संकेत आ रहे होंगे, आश्वासन मिल रहा होगा, उस सबका मिली जुली प्रक्रिया के रूप में इमरान खान इस तरह से एक खेल खेलना चाह रहे हैं। पर उनका ये खेल चलेगा नहीं, क्योंकि इस देश में नेतृत्व इतना दृढ़ है कि उनके हर एक एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने हर बार पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, उसके बावजूद पाकिस्तान आतंक नीति को नहीं छोड़ता है। हमारे सहयोगी अमित भी कुछ कहना चाहते हैं। अमित, देखिए हर मोर्चे पे यहाँ पर अगर देखें तो इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक सोर्सेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वहाँ पर पूरी तरीके से पाकिस्तान में ठप पड़ी हैं। दूसरा, कोरोना वायरस का जो कहर है वहाँ भी उससे भी निपटने में पूरी तरीके से पाकिस्तान अपने देश में यहाँ पर नाकाम है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चर्चा में कैसे आए, आखिरकार लोग उसको नोटिस में कैसे करें, तब ये अपना जो उसकी रणनीति है यहाँ पर कि भारत के खिलाफ जहर उगले आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करे, ताकि किसी न किसी तरीके से वो अपने देश में ऐसा भारत के खिलाफ माहौल से खड़ा कर सके और आतंकियों की घुसपैठ करा सके और कश्मीर में अपना वही पुराना घिसा पिटा अंदाज, घिसी पिटी रणनीति जो है वो वहाँ पर उसको कायम कर सके। और उस वजह से उसकी चर्चा उसके देश में, तो इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान यहाँ पर काम कर रहा है। और हम देखेंगे कि पिछले 2 महीनों में चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से चाहे फायरिंग हो, चाहे घुसपैठ की वारदात हो, चाहे सैन्य बलों पे हमला हो, जिस भी तरीके से वो अशांत करने की कोशिश कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, तो अमित ने काफी अहम बात कही है कि खुद तो पाकिस्तान को अपने भविष्य का पता नहीं है और चले हैं कश्मीर को लेने के लिए, चर्चा में कैसे रहना है ये इस वक्त पाकिस्तान की नीति हो सकती है। हालांकि कई कारण हैं इसके पीछे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गतिविधियां बढ़ाई है उससे पाकिस्तान के निजाम, इमरान खान बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी की कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। पीएम मोदी कल दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, कोरोना संकट को लेकर चर्चा करेंगे और ये 5वां मौका होगा लॉकडाउन के समय जब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसमें लॉकडाउन का 3rd फेज है उसको लेकर के अहम बातचीत हो सकती है। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य की स्थिति, जो परेशानियां हैं या फिर कोई सुझाव है वो पीएम को देंगे। तो कल जो बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे, वो काफी अहम बैठक है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,277 नए मरीज हो गए हैं, जबकि 128 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,109 पहुंच गई है। देश भर में अब तक 62,939 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 19,358 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां मरीजों की तादाद 20,000 के पार है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के करीब 8,000 मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 6,542 मरीज सामने आए हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 6,535 है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 13 लाख से ज्यादा हो गए हैं।
वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,23,000 से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 2,18,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथी नंबर पर ब्रिटेन है, जहां पर मरीजों की संख्या 2,16,525 हो चुकी है। पांचवें नंबर पर रूस है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या करीब 2 लाख है। लॉकडाउन के समय एक तरफ जहां देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर राजनीति तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मजदूर देश में कोरोना के नए कैरियर बनते जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। बिहार में अब तक 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं ओडिशा में बाहर से आए मजदूरों में 49 को कोरोना हुआ है। झारखंड में गुजरात से लौटे 20 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राजस्थान में अब तक 50 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये देश